हा, लक्ष द्या. मागच्या क्लासमध्ये आपण या चॅप्टरमध्ये स्टडी केलं होतं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं इक्वेशन, दॅट इज इक्वेशन ऑफ SHP, आणि त्याचे अलग अलग ऍस्पेक्ट आपण स्टडी केले. आजच्या क्लासमध्ये आपण काय करणार आहोत, दोन टॉपिक कव्हर करणार आहोत. एक पहिला, वेव्ह जाणार आणि एखाद्या इंटरफेसवरती स्ट्राईक होणार आणि तिथून रिफ्लेक्ट होऊन येणार, म्हणजे आपण स्टडी करणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह रिफ्लेक्शन वेव्हचं. आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. मेनली चॅप्टरचं जे नाव आहे आपलं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज, तर तो कॉन्सेप्ट आता येऊन स्ट्राईक होणार आहे आणि त्या टॉपिकचं नाव आहे सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. तर कोणते दोन टॉपिक कव्हर करणार आहोत, पहिला रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्ह आणि दुसरा सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्ह हा टॉपिक आहे, हा ऑब्जेक्टिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू फार महत्वाचा आहे. डायरेक्ट क्वेश्चन त्याच्यावरती विचारलं जाते किंवा वेव्ह आली अशा अशा मीडियमला स्ट्राईक झाली तर फेज चेंज कितीचा होईल, किंवा इथं पार्टिकलची व्हेलॉसिटी रिव्हर्स होते की नाही होत, असे थेरॉटिकल क्वेश्चन त्याच्यावरती विचारले जातात. तर आता पहिले रिफ्लेक्शन म्हणजे नेमकं काय असतं ते पाहू. रिफ्लेक्शन, जेव्हा तुम्ही कॅरम वगैरे खेळाल किंवा एखादा टेनिसचा बॉल वगैरे तुम्ही जर भिंतीला फेकून मारला, तर ज्यावेळेस तो स्ट्रायकर जाऊन त्या रिबला हिट करतो तर लागून वापस येतो, त्याला म्हणू शकतो आपण स्ट्रायकरचं काय झालं, रिफ्लेक्शन. किंवा मी एक टेनिसचा बॉल घेतला, भिंतीला फेकून मारला, तर तो तिकडून चालला जाईल का भिंतीच्या तो भिंतीला लागेल आणि परत वापस येणार. तर त्या इंटरफेसला स्ट्राईक करून तो बॉल काय झाला, रिटर्न आला, त्यालाही म्हणू शकतो मी बॉलचं काय झालं, रिफ्लेक्शन. तर मेनली होते काय, होते असं की जेव्हा केव्हाही एनर्जी जाऊन एखाद्या इंटरफेसवरती स्ट्राईक होते. इंटरफेस या शब्दाचा अर्थ असा होतो की इंटरफेस म्हणजे असं म्हणू शकतो आपण, इट इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम. ठीक, म्हणजे समजा आता जर या भिंतीचा आपण विचार केला, हे इथं भिंत आहे समजा, ठीक आहे, तर या भिंतीचा हा जो सरफेस आहे दिस इज कन्सिडर ॲज अ इंटरफेस, कारण या सरफेसच्या नंतरचं जे मीडियम आहे ते वेगळं आहे आणि या सरफेसच्या आधीचं जे मीडियम आहे ते वेगळं आहे. ते तर एअर आहे ना, हवा हे मीडियम आहे. किंवा पाण्याचा सरफेस घ्या, जेव्हा पाण्याच्या वर तुम्ही विचार केला तर एअर आहे, आणि पाण्याच्या सरफेसच्या खाली जर गेलं तर पाणी खुद आहे, लिक्विड आहे, म्हणजे वेगळं मीडियम आहे, म्हणजे वेगळं मीडियम आहे, बरोबर आहे. तर इंटरफेस बेसिकली दोन मीडियमच्या मधली काय असते, बाउंड्री असते. ठीक आहे, तर इंटरफेस इज बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम. आणि समजा आता इकडनं एखादी वेव्ह आली, ठीक, अशा पद्धतीनं इकडनं अशी वेव्ह आली आणि याच्यावरती स्ट्राईक झाली, तर जेव्हाही वेव्ह येऊन एखाद्या इंटरफेसवरती स्ट्राईक होते, तर आपण याच्या आधी सुद्धा हे डिस्कस केलंय की तीन गोष्टी होतात. एक, जेवढी एनर्जी येऊन इंटरफेसवरती इन्सिडेंट झाली त्यापैकी काही एनर्जी हे त्याच्यामधून काय होते, पुढे चालले जाते, त्याला म्हणतात एनर्जी ट्रान्समिट झाली, ट्रान्समिशन ऑफ एनर्जी, किंवा याला शब्द आपण या टॉपिकमध्ये वापरू शकतो ट्रान्समिशन ऑफ वेव्ह किंवा ट्रान्समिशन ऑफ एनर्जी. बरं, इंटरफेसवरती येऊन जेव्हा वेव्ह म्हणजे काय, एनर्जीच ना, ते इन्सिडेंट झाली तर तो सरफेस त्यातली काही एनर्जी काय करील, ऍब्झॉर्ब, आणि काही एनर्जी परत इथून काय करील, अशी वापस पाठवून देईल. म्हणजे काय काय झालं, ट्रान्समिशन झालं, त्यानंतर ऍब्झॉर्प्शन सुद्धा झालं, ठीक आहे, आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट रिफ्लेक्शन सुद्धा झालं. तर आपल्याला या केसमध्ये स्पेशली फोकस कशावर करायचा आहे, रिफ्लेक्शनवर. ट्रान्समिशन होत आहे, ऍब्झॉर्प्शन होत आहे, असे आपल्याला घेणं देणं नाही. जेव्हा मी रिफ्लेक्शनचा विचार करील तेव्हा मी आयडियल कंडिशन मानेल, म्हणजे माझं म्हणणं आहे की बाबा ट्रान्समिट झालीच नाही एनर्जी किंवा ऍब्झॉर्ब झालीच नाही, रिफ्लेक्टच झाली, असं कन्सिडर करूनच आपण रिफ्लेक्शन स्टडी करू. हा, पण रियालिटीमध्ये काही ना काही अमाऊंट ऑफ एनर्जी ट्रान्समिट होतच असेल, येतं लक्षात. ओके, आता काही रिफ्लेक्ट झाली, समजा एखादी वेव्ह आली अशी करत आली आणि इंटरफेसवरती स्ट्राईक झाली, तर या वेव्हचा अँप्लिट्यूड हा एवढा होता, लेट्स से 3 सेंटीमीटर होता, आणि ती वेव्ह पुढे जर ट्रान्समिट झाली तर काहीच एनर्जी ट्रान्समिट झाली, बाकी रिफ्लेक्ट झाली, ऍब्झॉर्ब झाली, तर ट्रान्समिट झालेल्या वेव्हचा अँप्लिट्यूड काय होईल रे, चेंज होईल ना, कारण एनर्जी काही रिफ्लेक्ट झाली, काही ऍब्झॉर्ब झाली, तर वेव्ह जोडची एनर्जीच कमी झाली ना. एनर्जी कमी झाली म्हणजे तिचा अँप्लिट्यूड काय होईल, डिक्रीज, तिची वेव्हलेंथ बी काय होईल, डिक्रीज. आपण असंही होऊ शकते की हे तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मीडियम समोरचं भारी आहे, कारण भारी मीडियम असलं म्हणजे वजनदार असलं म्हणजे पार्टिकलला तेवढ्या अँप्लिट्यूड वर उचलेलं तिला अँप्लिट्यूड कमी राहील. पण हलकं मीडियम असलं म्हणजे इकडून पाणी आहे तिकडून हवा आहे, तर असंही होऊ शकते की वेव्ह अशी आली आणि अँप्लिट्यूड वाढून गेला, कारण हलक्या मीडियम मध्ये तेवढ्या एनर्जीनं त्या पार्टिकलला ते जास्त ऑसिलेट करू शकते. अरे, मी पाळण्यात बसलो, धक्का दिला तर 3च फूट दूर जाईल, अजून दुसरं कोणी पाळण्यात बसलं, धक्का दिला तर शायद 1च फूट दूर जाऊ शकते. तो दॅट साईजवर डिपेंड करेल ना ऑसिलेशन मध्ये, की एनर्जी तुम्ही दोन्ही केसमध्ये सेमच लावली पण अँप्लिट्यूड हा अलग अलग येऊ शकते. तर मला हे तर जनरल डिस्कशन झालं, मेन आपण फोकस कशावर करणार आहोत, रिफ्लेक्शनवरती. आता रिफ्लेक्शन स्टडी करताना माझ्याकडे 2 वेव्ह आहेत,
एक वेव ती जिचं नेचरच ट्रान्सवर्स आहे, म्हणजे वेव चालली इकडे, पार्टिकल परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये ऑसिलेट करत आहेत, म्हणजेच मी सरळ सरळ वेव इन अ स्ट्रिंग घेईल. वेव इन अ स्ट्रिंग जाईल आणि एका सरफेसवरती आदळील आणि मी स्टडी करील कशा पद्धतीचं रिफ्लेक्शन होते, म्हणजे एक ट्रान्सवर्स वेव झाली. दुसरी लॉन्जिट्युडनल वेव. त्या वेव मध्ये काय होते की वेव चालली पुढे पुढे पुढे, पण वेवचे ज्या डायरेक्शन झाले त्या डायरेक्शनलाच पॅरलल काय असतील, व्हायब्रेशन, आणि लॉन्जिट्युडनल वेव जाऊन एखाद्या सरफेसवरती इन्सिडेंट होईल. म्हणजे दोन वेव, ट्रान्सवर्स आणि लॉन्जिट्युडनल. दुसरं, ज्या सरफेसवरती ते येत आहे त्या सरफेस माझ्याकडे दोन प्रकारचे आहेत. एक, ते समोरचं मीडियम एक तर डेन्सर असेल किंवा रेअरर, म्हणजे एक तर भारी असेल किंवा हलकं. जसं हवेतून पाण्यात एंट्री करणं, तर पाणी डेन्सर मीडियम झालं कम्पेअर टू एअर, किंवा पाण्यातून एअरमध्ये एंट्री करणं तर एअर रेअरर मीडियम झालं. तर समोरचं जे मीडियम मध्ये वेव जात आहे ते मीडियम कसं आहे, डेन्सर का रेअरर, याच्यावर बी डिपेंड करते. वेव कशी आहे, ट्रान्सवर्स का लॉन्जिट्युडनल, याच्यावर डिपेंड करतात त्या प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शनच्या. तर जेव्हा तुम्ही रिफ्लेक्शन ऑफ वेव मध्ये एंट्री करता तर दोन गोष्टी माहित पाहिजेत. एक पहिली व्हिलॉसिटी जे पार्टिकलची असते, आणि दुसरी व्हिलॉसिटी जे वेवची असते. आता वेवची म्हणजे काय, डिस्टर्बन्स कितीच्या स्पीडनं पुढे चालला ते झाली वेव व्हिलॉसिटी, आणि पार्टिकल कितीच्या स्पीडनं ऑसिलेट करून आला ते झाली पार्टिकल व्हिलॉसिटी. तर पहिले हा दोन डेफिनेशन आपल्याकडे आहेत. पहिली आहे वेव व्हिलॉसिटी. व्हॉट इज मीन बाय वेव व्हिलॉसिटी? द व्हिलॉसिटी ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ॲज वेव व्हिलॉसिटी. की स्पीड किती आहे त्या वेवची, तो डिस्टर्बन्स कितीच्या स्पीडनं चालला. नॉर्मली जेव्हा आपण बोलतो, साऊंड जो असतो तो साऊंड हवेमध्ये लगभग 300 ते 350 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडनं ट्रॅव्हल करतो, ते वेवची स्पीड झाली. डिस्टर्बन्स त्या मीडियम मध्ये तेवढ्या स्पीडनं चालला, पण साऊंड जर सॉलिडमध्ये ट्रॅव्हल केला त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडनं ट्रॅव्हल करते. साऊंडची स्पीड सॉलिड्समध्ये जास्त असते, नंतर पाहते. ठीक आहे. पार्टिकलची व्हिलॉसिटी, आता वेव मेकॅनिकल आहे, मीडियम मधून चालली, तर मीडियमचे पार्टिकल काय करू राहिले, ऑसिलेशन. तर त्या ऑसिलेशनची जी व्हिलॉसिटी आहे त्याला म्हणतात पार्टिकल व्हिलॉसिटी. पहा, द वेव इज प्रोपॅगेटेड थ्रू द मीडियम due to which the oscillation of particle of the medium takes place, and the velocity with which the particle of the medium oscillate about their mean position is called as particle velocity. एक velocity पार्टिकलची, एक velocity वेवची, आणि या दोघांनाही प्रत्येक रिफ्लेक्शनच्या केसमध्ये मी अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवेल. आता रिफ्लेक्शन ऑफ वेव आहे म्हणजे हे गोष्ट कन्फर्म आहे की जेव्हाही वेव जाईल आणि कोणत्याही मीडियमला स्ट्राईक करील तर वेव तो वापस येणार, कारण वापसवालाच पार्ट आपल्याला रिफ्लेक्ट करणं आहे. जरी समजा जास्तीत जास्त पार्ट 100 अमाऊंट ऑफ युनिट एनर्जी घेऊन वेव आली, इंटरफेअर होती, स्ट्राईक झाली, आणि 99% एनर्जी ट्रान्समिट झाली, रिफ्लेक्ट झाली फक्त 1%, तरीही मला त्या 99चं काही घेणं नाही, मला फक्त रिफ्लेक्टेड पार्टच घेणं आहे. म्हणून जेव्हा जेव्हा वेव जाऊन एखाद्या मीडियमवरती स्ट्राईक होईल ते रिफ्लेक्ट होईल, म्हणजे प्रत्येक केसमध्ये वेवची व्हिलॉसिटी रिव्हर्स होणार आहे. तुम्हाला जर विचारलं की व्हेन ट्रान्सवर्स वेव इन्सिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ डेन्सर मीडियम इट्स वेव व्हिलॉसिटी इज रिव्हर्स नॉट रिव्हर्स असं आलं, तो वेवची व्हिलॉसिटी कोणत्याही केसमध्ये रिव्हर्स आहे, कारण तुम्ही रिफ्लेक्शन स्टडी करू राहिले. पण हा पार्टिकल जे आहेत त्या पार्टिकलची व्हिलॉसिटी कधी कधी रिव्हर्स होते, कधी कधी रिव्हर्स होत नाही. ते आता आपण अलग अलग केसमध्ये बघू. चला सुरुवात करूया. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स मध्ये पहिले घेतो मी ट्रान्सवर्स वेव. पहिली कोणती घेतो, ट्रान्सवर्स वेव. आणि ट्रान्सवर्स वेवची हे घेतली पहिल्या नंबरची केस, ज्यामध्ये मी समोरचं मीडियम कोणतं घेतलं, डेन्सर मीडियम. पोरो वेव कोणती आहे, ट्रान्सवर्स. ट्रान्सवर्स वेव मध्ये त्यामध्ये अल्टरनेट काय असतील, क्रिस्ट अँड टर्फ, कारण पार्टिकल असेच वाचन करू राहिले. पण आता अल्टरनेट क्रिस्ट अँड टर्फ घेतल्यापेक्षा मी काय करतो, हे दोरी घेतली, फक्त एकदा अशी उचलली, एक क्रिस्ट बनला आणि तो क्रिस्ट चालला पुढे, म्हणजे फक्त एक सिंगल क्रिस्ट कन्सिडर केला. ठीक. आणि हा सिंगल क्रिस्ट हे झाली तुमची इन्सिडेंट वेव. हा सिंगल क्रिस्ट जाऊन या सरफेस वरती इन्सिडेंट होणार आहे, जो सरफेस कोणाचा आहे, डेन्सर मीडियमचा. आता होते कसं, आधी मी जेव्हा या पहिल्या पार्टिकलला वर नेलं, खाली आणलं, तर त्याच्यानंतर दुसरा पार्टिकल वर गेला, खाली आला, तिसरा खाली, सगळेजण कॉपी करतात ना. मी जर पहिल्याला वर जाऊन खाली आणलं तर एक्झॅक्टली तेच सगळे करून राहिले. सध्याच्या इन्स्टंटली इथचा पार्टिकल वरती गेलेला आहे, आणि आता या वेवले पुढे जायचं आहे. पण या वेवला पुढे जायसाठी हा क्रिस्ट इथं बनला पाहिजे, यासाठी या पार्टिकलला वर यावं लागेल ना. आणि तो जो पार्टिकल आहे तो पार्टिकल डेन्सर मीडियमचा आहे, जो की वर येण्यासाठी फ्री नाही आहे. दिस पार्टिकल इज नॉट फ्री टू ऑसिलेट बिकॉज इट इज द पार्टिकल ऑफ डेन्सर मीडियम. हेवी आहे, पॅक, क्लोजली पॅक पार्टिकल आहेत ते सगळे. तो पार्टिकल वरती येईल का, नाही. हे बिलकुल तशीच गोष्ट आहे की मी काय केलं, एक अशी एक काडी घेतली, त्याला एक दोरीला गाठ बांधली पक्की, अशी दोरी घेतली मी, आणि त्याला असं प्लग केलं, तर हा पॉइंट वर जायला तयारच नाही ना.
तुम्हाला समजू राहिला का? तर हा वर जायला तयार नाही, तर त्याच्यामुळे काय होते माहिती आहे का, ही वेव या पार्टिकलला म्हणते चाल वरती, उचलायचा प्रयत्न करू राहिली, काहीतरी एनर्जी लावू राहिली. आणि दुसरं, वेवला पुढे पण जायचं आहे, तर वेवला जायचं आहे इकडे. तर ह्या दोन प्रकारच्या एनर्जी त्या पार्टिकलवर लागू राहिल्या, ज्याच्यात दोन्ही पॉसिबल नाही होत. वेव पुढे बी जाऊ शकत नाही, पार्टिकल वर बी जाऊ शकत नाही. तर याची रिॲक्शन कशी येते? याची रिॲक्शन येते, याची रिव्हर्स इकडे होते आणि याची रिव्हर्स खाली होते. तर त्याचा रिझल्ट येते की तुमची वेव अशी वापस येते. तो पार्टिकल वर नाही जात, रिॲक्शन होऊन तोच पार्टिकल काय होते, रिव्हर्स होते. मग जेव्हा क्रिश गेला तेव्हा पार्टिकलची जे व्हेलॉसिटी ती कुठे होती, अपवर्ड. वेवची व्हेलॉसिटी कुठे होती, या साईडला. तर जेव्हा स्ट्राईक झाली तेव्हा वेवची व्हेलॉसिटी रिव्हर्स होतेच, वेव तर वापस जाणारच आहे. पण या केसमध्ये पार्टिकलची व्हेलॉसिटी बी काय झाली पा, रिव्हर्स. कारण जेव्हा डेन्सर मीडियम मध्ये व्हेन ट्रान्सवर्स वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, दिस पार्टिकल इज नॉट फ्री टू ऑसिलेट. दैट मीन्स अगर क्रिस्ट गया होगा तो वापस भी क्या आएगा, क्रिस्ट गया होगा तो वापस क्या आएगा, ट्रफ. देखो क्रिस्ट इंसिडेंट हुआ तो मिला क्या, ट्रफ. और अगर तुम ट्रफ भेजते तो क्या मिलता तुम्हें, क्रिस्ट. ठीक है. दूसरा, जो वेव की वेलोसिटी है वो रिवर्स हुई कि नहीं हुई, वो तो रिवर्स ऑल टाइम होती है. वेव वेलोसिटी ऑलवेज गेट रिवर्स. अच्छा, यहां पे पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या, यस. पार्टिकल पहले कैसा था, अपवर्ड. अब कैसा है वेलोसिटी इसका, डाउनवर्ड. नीचे गया ना तो पार्टिकल वेलोसिटी भी यहां पे क्या हुई, रिवर्स्ड हुई. आणि जेव्हा जेव्हा पार्टिकलची वेलोसिटी रिवर्स होते तेव्हा तेव्हा पार्टिकलचा फेज चेंज होतो, तो होतो पायनं. कारण तो चालला होता इकडे, आता डायरेक्ट इकडे चालला, तर एंगल चेंज किती झाला डायरेक्शनचा, पाय. तो यहां पे फेज चेंज कितना होता है, फेज चेंज होता है पाई रेडियन से. ये इंफॉर्मेशन इस केस में आपको ध्यान रखनी है. करते का, व्हेन ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, क्रिस्ट रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ and trough reflected as a crest. Wave velocity get reversed as the particle of denser medium is not free to oscillate. That's why the velocity of particles also get reversed. Hence there is a phase change of pi radian. तो phase change कितना का होता है, pi radian का. अब सिनेरियो बदल देते हैं. अब क्या करते हैं, वेव तो ट्रांसवर्स ही लेंगे, लेकिन ये जो मीडियम है ये भारी ना लेते हुए हल्का लेंगे, यानी कि रेयर मीडियम ले. पहले क्या लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम. अब लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ, पूर्ण थियोरेटिकल टॉपिक डोक्यात ठेवायचा, ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम. रेयर यानी कि हल्का. ये जो मीडियम आपको दिख रहा है ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम. और रेयर मीडियम को मैं दिखाता हूं ऐसे डॉटेड लाइन से. वो डेंसर मैंने ऐसे हैचिंग लाइन दिखाई थी, देखो बोर्ड के लिए ऐसे. तो डेंसर दीवार, ये हल्का वाला रेयर मीडियम है, ठीक है. अब होगा क्या, इसको ऐसे इमेजिन करो की एक काठी वगैरह, एक लाकूड आहे, स्टिक आहे तुमच्याकडे, त्यात तुम्ही रिंग टाकली और उसको तुमने धागे से बांध दिया ऐसे. अब वो रिंग ऊपर नीचे हो सकती है यहां पे अगर बांध के रखी हुई तुमने, समझ रहे हो क्या. अब मैंने यहां पे क्या किया, क्रिस्ट बनाया ऐसे. जैसे क्रिस्ट बनाया ऊपर गई नीचे आई तर तो क्रिस्ट पुढे 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 गेला. आणि आता या पार्टिकलला त्याला वर न्यायचं आहे त्या रिंगला, तो रिंग कैन मूव ओवर एंड देयर, है ना. तो उसके वजह से क्या होगा, गया क्रिस्ट, तो उसको उठाने की कोशिश की तो ऊपर चला गया वो. समझ रहे हो क्या, ते वरती जाईल परत खाली येईल तर तुम्हाला क्रिस्टचा वापस काय भेटेल, क्रिस्ट. तुम्ही हे करू नाही पाहू शकता घरी, ठीक है. और तो फिर आप कह सकते हो कि जब व्हेन ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, क्रिस्ट रिफ्लेक्टेड एज अ क्रिस्ट. अगर मैं ट्रफ भेजता तो क्या वापस आता, ट्रफ. अच्छा बोल, वेव की वेलोसिटी रिवर्स हुई कि नहीं हुई. फिर वेवले तो वापस येणंच आहे ना. जरी मॅक्सिमम पार्ट ट्रान्समिट झाला असेल तरी काही ना काही रिफ्लेक्ट झाला असेल ना, तो वेव वेलोसिटी तो यहां पे रिवर्स्ड होती है, रिवर्स्ड होती है. क्या पार्टिकल वेलोसिटी यहां पे रिवर्स हुई, नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी नॉट रिवर्स, क्योंकि वो पहले भी ऊपर थी अभी भी ऊपर ही है. और पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बदली तो फेज चेंज नहीं हुआ. तो यहां पे फेज चेंज कितना है, इस केस में फेज चेंज है बच्चों 0 रेडियन. ना है 0 रेडियन. राहील का लक्षात. व्हेन ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, crest reflected as a crest, trough reflected as a trough. Wave velocity get reversed, particle velocity does not reverse because that particle is free to oscillate. वो उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा और ये आगे नहीं जा पाएगा, कुछ रिवर्स होगा तो वैसे ही रिवर्स आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. इस तरीके से फेज चेंज यहां पे कितना हो गया, 0 रेडियन. यही इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है. अब वेव बदल देते हैं. अब वेव कौन सी लेते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव. अब लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब बात हो रही है साउंड वेव की. और जब लॉन्जिट्यूडनल वेव चलती है तो वो चलती है अल्टरनेट
कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, गर्दी बिन गर्दी, गर्दी बिन गर्दी, पता है ना, बात पड़ी थी। तो इसमें की लॉन्जिट्यूडिनल वेव की फर्स्ट केस, अब बात हो रही है लॉन्जिट्यूडिनल वेव की। तो इसमें फर्स्ट केस क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। अगले वाला सरफेस कैसा है, डेंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया, इधर से अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन में से एक कॉम्प्रेशन भेजा, दिस इज अ कॉम्प्रेशन, और ये कॉम्प्रेशन जाके डेंसर मीडियम पे स्ट्राइक हुआ। कॉम्प्रेशन कब होता है और रेयरफेक्शन कब होता है, जब वेव इधर जाना चाह रही है और पार्टिकल भी उधर जा रहे हैं तो हो गया कॉम्प्रेशन, लेकिन वेव जा रही है इधर, पार्टिकल अपोजिट काम कर रहे हैं तो रेयरफेक्शन। समझ रहे हो, तो यहां पे दोनों की वेलोसिटी देख सेम है, तो क्या है वहां पे कॉम्प्रेशन, और ये जाके उस दीवार पे स्ट्राइक हुए। जब स्ट्राइक हुए तो क्या यहां के पार्टिकल आगे जाने के लिए फ्री है, नहीं, डेंसर मीडियम है तो जाएंगे नहीं। तो जैसे टक्कर लगेगी वेव तो वापस आएगी, लेकिन पार्टिकल भी आगे नहीं जा पाएंगे, पार्टिकल भी वापस आएंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स। तो यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव डेंसर मीडियम पे गिरती है तो कॉम्प्रेशन reflected as a compression, rarefaction reflected as a rarefaction, then और क्या, वेव की वेलोसिटी ये तो हमेशा से क्या होती है, रिवर्स, और पार्टिकल वेलोसिटी भी यहां पे क्या होती है, रिवर्स। तो बोल फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो फेज चेंज कितने का हुआ, पाई रेडियन, और दो ही ऑप्शन है, एक तो जीरो एक तो पाई इस केस में, ठीक है, पाई रेडियन राहील का लक्षात। तर इथं सीचा सी आहे, तिथं काय तर सीचा टी आणि पाय होता, इकडे सीचा सी असून मी पाय आहे, तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं आहे, आणि ते लक्षात कसं ठेवसाल, पार्टिकलची डायरेक्शन बदलली तर फेज चेंज आहे, पार्टिकलची डायरेक्शन नाही बदलली तर फेज चेंज नाही। बस शेवटची केस तुम्ही तशीच सांगू शकता, काय होईल, कॉम्प्रेशन आलं तर वापस काय भेटीन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन आलं तर वापस काय भेटीन, कॉम्प्रेशन, वेवची वेलोसिटी रिवर्स होते, पार्टिकलची वेलोसिटी रिवर्स होत नाही, मग फेज चेंज कितीचा होईल, झिरोचा, ठीक आहे। तर इथं ते कंडिशन होईल, चला सांगा काय काय होईल, कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्टेड एज अ रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन हा सी आणि हा कोण आहे, आर, ठीक आहे, रेयरफेक्शन रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन, वेवची वेलोसिटी रिवर्स्ड, पार्टिकल वेलोसिटी नॉट चेंज, ठीक है, वो फ्रीली आगे जा सकता है, इसलिए फेज चेंज जीरो। ये हुई कहानी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से लेकर आएंगे रिफ्लेक्शन को, जब स्टेशनरी वेव पढ़ाएंगा मैं, तो स्टेशनरी वेव में इसी टॉपिक को हम वापस लेकर आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का सबसे अहम पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि मान लो एक कोई वेव है एंड दैट वेव इज ट्रेवलिंग इन अ पर्टिकुलर मीडियम, जैसे इस हवा में अभी एक आवाज, किसी की आवाज है जो ट्रॅव्हल कर रही है, मेरी आवाज ले लो आवाज ट्रॅव्हल करून राहिला समजा, असा नाही चालत तो आवाज, तो असा असा चालते, पण आता समजासाठी आपण असा असा घेऊ। तो किसी मीडियम में कोई एक वेव चल रही है जो कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, और किसी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल पे वो पहुंची, तो वो आई ऐसे ऐसे ऐसे, और किसी इंस्टेंट पे इसने उस पार्टिकल को कुछ हाइट ऊपर उठाया, उठा देना हर वेव, वेव जब भी मीडियम के पार्टिकल पे पहुंचती है उस पार्टिकल को ऊपर उठाती है। तो अगर मान लीजिए मीडियम का ये वो पार्टिकल है, पहली वेव ऐसी ऐसी आई और उसने उस पार्टिकल को कुछ हाइट पे उठाया, दैट इज y1 डिस्प्लेसमेंट उसने प्रोड्यूस किया, हम ऐसा मानते हैं कि उस अकेली वेव ने उस पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाया। अब उसको छोड़ दो, वो चली गई, अब दूसरी वेव आई, जब दूसरी वेव आई सेम पार्टिकल पे, और जब सेम पार्टिकल पे दूसरी वेव आई तो उसने भी उस पार्टिकल को कुछ हाइट ऊपर उठाया होगा, लेट से उसने उस पार्टिकल को y2 इतना ऊपर उठाया होगा, एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ऐसा समझो कि दोनों वेव साथ में आई, सेम पार्टिकल पे सेम ही टाइम पे पहुंची, तो उस पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले ने कितना उठाया था 3 सेंटीमीटर, दूसरी ने कितना उठाया था 5 सेंटीमीटर, जब दोनों साथ में आएगी तो वो पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा 8 सेंटीमीटर। असं नाही की मला तर 3च उचलायचं होतं, ऑलरेडी 5 उचलणार आहे तर मग मी फक्त 2च, असं नाही। कोण पहिल्या वेवले घेणं देणं नाही, दुसऱ्या वेवनं काय केलं, दुसऱ्या वेवले घेणं देणं नाही, पहिल्या वेवनं काय केलं,
समझ लगा? तो मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दैट टू डिस्प्लेसमेंट। सोच ले, पहली वेव आई, पार्टिकल को ऊपर उठाया 3 सेंटीमीटर, दूसरी वेव आई, पार्टिकल को नीचे करके गई, नीचे लेके गई 3 सेंटीमीटर, दोनों वेव साथ में आई, पार्टिकल किधर जाएगा? किधर रीच नहीं, क्योंकि पार्टिकल को ऊपर 3 सेंटीमीटर उठाना था, नीचे भी 3, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना। अच्छा, ऊपर 3 उठाना है, एक वेव आती है, दूसरी वेव आई, नीचे 4 लेकर जाना है, दोनों साथ में आई तो नीचे 1, गेटिंग और नॉट? तो सिर्फ ये 2 की नहीं, 3 4 5 6 7 8, कितनी भी वेव हो, जब नंबर ऑफ वेव्स आएंगी किसी पार्टिकल को एक ही टाइम पे उठाने की कोशिश करेंगी, तो वहां पे होने वाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑल द वेव। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे यहां पे वो पार्टिकल है, ये पहली वेव, एक पल्स भेजा मैंने, पहला पल्स, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज y1, ठीक है। दूसरा ब्लू कलर की वेव आई, उसने डिस्प्लेसमेंट किया, अकेली जब आएगी तब ये डिस्प्लेसमेंट है y1 y2, ये व्हाइट वाली वाली y3, ठीक है। लेकिन तीनों जब साथ में जाएंगी तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ y1 y2 y3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बना प्रिंसिपल, क्या? व्हेन 2 or more waves traveling through a medium simultaneously, यानी कि एक ही टाइम पे, जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में एक ही टाइम पे ट्रैवल कर रही है, then each wave produces its own displacement at that point. Each wave produces its own displacement at that point independent of other. दुसरी वेव काय डिस्प्लेसमेंट करून राहिली याचं पहिल्या वेवले घेणं देणं नाही, आणि पहिली वेव काय डिस्प्लेसमेंट करून राहिलं याचं दुसऱ्या वेवले घेणं देणं नाही. Hence the resultant displacement at that point is equals to the vector sum of displacement due to all the waves. तो इन सभी डिस्प्लेसमेंट की हम क्या कर लेंगे? एडिशन. क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट जारी रखते हुए मान लीजिए यहां पे हम एग्जांपल समझते हैं. इधर से एक रस्सी है, एक रस्सी में एक ही टाइम पे 2 वेव्स में भेज रहा हूं. इधर से मैंने एक क्रिश भेजा, इधर से मैंने एक क्रिश भेजा. जैसे इस एंड को मैंने इसे ऊपर उठाया, नीचे किया, कुछ एम्पलीट्यूड था उसका, और इस वेव को भी थोड़ा सा उतना नहीं थोड़ा कम उठाया, तो इतना उठा के इधर, तो अब दोनों क्रिस्ट ऐसे इधर जा रहे हैं. डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद तो कॉपी करते जाएंगे. तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उनके बीच में की दूरी कम 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 होती जाएंगी, और एक पॉइंट पे वो इस पार्टिकल पे दोनों पहुंच जाएंगे. तो ये जो पहली थी उसने उसको मान लेते हैं कितना उठाया होगा? 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर. दूसरी वेव ने कितना उठाया होगा? 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर. तो इन दोनों का रिजल्ट पार्टिकल कहां पे गया? 3 मीटर पे गया. समझ रहे हो क्या? तो वेक्टरली ऐड हुए ना. तो अगर वही उल्टा करते, इसको ऊपर ऐसे कर दे, उसको नीचे ऐसे कर दे, तो ये सीन कुछ ऐसे हो जाता. देखो, ये मैंने क्रिस्ट भेजा इधर से इतना एम्पलीट्यूड वाला, उधर से ट्रप भेजा इतने एम्पलीट्यूड वाला. एक समय ऐसा आएगा इस पार्टिकल पे ये क्रिस्ट भी पहुंचेगा, ट्रप भी पहुंचेगा. अब उसको भी उसको उतना ही ऊपर उठाना है, उसको उतना ही नीचे लेके जाना है, तो पार्टिकल किधर जाएगा? किधर ही नहीं, बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या होगा? 0. वेक्टर एडिशन करनी है ना, डायरेक्शन मैटर करेगी ना वहां पे. और ये जो चीज मैंने बताई, इसी चीज के ऊपर 2 बहुत ही पॉपुलर फेनोमेना इस चैप्टर में पढ़ने हैं. आउट ऑफ दैट वन इज फॉर्मेशन ऑफ बिट्स एंड सेकंड वन इज स्टेशनरी वेव. पूरे चैप्टर इसके ऊपर ही बेस्ड है. अब आगे इन दोनों टॉपिक पे, लेकिन जारी करते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं इसके पहले भी 2 बार बोला. और क्या है नोट? कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन वेव इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू presence or absence of another wave in the medium. Waves independently propagate in the medium. Next slide. अब पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव. क्या पढ़ रहे हैं? इंटरफेरेंस. ये शब्द बार बार आएगा. इंटरफेरेंस मतलब क्या? सुपरपोजिशन को ही आप इंटरफेरेंस कह सकते हो. जैसे देखो क्या हुआ, एक वेव आई, दूसरी वेव आई, दोनों के क्रिस्ट पहुंचे एक पॉइंट पे, दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? प्लस हो गया, बढ़ गया. 3 + 5 8 हो गया. हुआ नहीं हुआ? या फिर 1 + 2 3 हो गया. तो इसमें क्या हुआ है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस हो रहा है. समझ रहे हो? यानी कि वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एनहांस हो रहा है. क्या हो रहा है? एनहांस, बढ़ रहा है.
एनहांस शब्द बेसिकली ऑप्टिक्स में यूज किया जाता है, किसी चीज का बढ़ना, इंक्रीमेंट होना, एनहांस, ठीक है। या फिर जब एक का क्रिस्ट आया और दूसरे का ट्रफ आया तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक में को क्या कर रहा है, कैंसल। तो या तो डिस्प्लेसमेंट का एनहांसमेंट होगा या तो डिस्प्लेसमेंट का कैंसलेशन होगा, इसी को ही बोलते हैं वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस? द फेनोमेना ऑफ एनहांसमेंट और cancellation of displacement produced due to superposition of sound waves is called as interference of sound waves। जब एक वेव दूसरे वेव के साथ सुपरपोजिशन करेगी जिसके वजह से या तो डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा या तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, है ना, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। दैट मींस इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया वो वाला इंटरफेरेंस, एक तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ वो वाला इंटरफेरेंस। तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जिसमें ज्यादा आता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव यानी कि कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये दो टाइप के इंटरफेरेंस हमारे पास है, ठीक है। अब इन दोनों को हम बारी बारी यहां पे पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है गाइस, समझो। मान लो एक वेव है, ऐसी जा रही है, एक दूसरी वेव है। मैं एक्चुअली इसको एक ही पॉइंट पे मुझे भेजना है, लेकिन डायग्राम उतनी अच्छी निकाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग निकाल रहा हूं। लेकिन आपको समझना है कि दोनों वेव जाके एक ही पार्टिकल पे मिल रही है, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये दूसरी वेव है और ये भी मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक। और ये दोनों वेव एक ही पार्टिकल पे जा पे मिल रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस पार्टिकल पे अगर इसका क्रिस्ट पहुंचेगा तो इसका भी क्या पहुंचेगा, क्रिस्ट। तो क्रिस्ट के ऊपर क्या मिल रहा है, क्रिस्ट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन क्रिस्ट के बाद इसका क्या पहुंचेगा, ऊपर वाले का ट्रफ। तो नीचे वाले का भी क्या पहुंचेगा, ट्रफ। समझ रहे हो क्या? तो इन दोनों वेव में अगर मैं आपसे पूछूं कि पाथ का डिफरेंस कितना है, दोनों की पाथ लेंथ देखो, इसकी पाथ लेंथ जो भी होगी और इसकी, दोनों की पाथ लेंथ सेम है ना। कितनी है इसकी पाथ लेंथ, 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा आणि हा समजा 3.5 लैम्बडा लेंथ। दोघांचाही पाथ कसा आहे, सेम। तो दोघांचा पाथ डिफरेंस किती झाला, 0। तो जब जब दो वेव्स के बीच में का पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0, तब क्रिस्ट के ऊपर क्या आता है, क्रिस्ट। ट्रफ के ऊपर क्या आता है, ट्रफ। तो डिस्प्लेसमेंट तो प्लस ही होगा ना, क्रिस्ट पे क्रिस्ट ऊपर जाएगा, ट्रफ पे ट्रफ नीचे ज्यादा जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 0। जो वेव सुपर पोजिशन कर रही है उन दो वेव्स के बीच में का पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला, हाँ ऐसे। अब देख, ये पहली वेव है और ये दूसरी वेव है। तो दूसरी वेव निकली, चल ये पहली बोल रहा हूं, पहली वेव निकली, उसने लैम्बडा इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां तक पहुंची, और फिर ये निकली और फिर यहां पे पहुंच रही है। स्टिल पहली का क्रिस्ट पहुंच रहा है, दूसरे का क्या पहुंच रहा है, क्रिस्ट। पहली का ट्रफ पहुंच रहा है, दूसरे का क्या पहुंच रहा है, ट्रफ। क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, लैम्बडा। तो जब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा हो तभी भी इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चल ये वेव निकली ऐसे, पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा, तब भी क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। मतलब जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, अरे हाँ है ना, यस। तो जब जब पाथ डिफरेंस क्या होगा, इट इज n लैम्बडा होगा। क्या होगा, n लैम्बडा, वेयर n की कीमत क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तब इंटरफेरेंस कौन सा मिलने वाला है आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा बेटा, ये तो ही बात पाथ डिफरेंस की, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि जब जब पाथ डिफरेंस, ये n के मल्टीप्लाई में 2 लिख देता हूं और लैम्बडा के डिवाइड में भी 2 लिख देता हूं, तो इसको लिख देता हूं ब्रैकेट में।
अब n की जगह पर कुछ भी पुट करेगा ना तू 1 2 3 4 तो इसकी वैल्यू हमेशा इवन ही मिलेगी, या तो 0 या तो यहां पे क्या मिलेगी इवन। तो बोल 1 पुट किया 2 लैम्बडा बाय 2 दैट इज इवन लैम्बडा बाय 2, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 6, 6 पुट किया 12। तो हमेशा आपको इवन मल्टीपल ऑफ क्या मिलेगा लैम्बडा बाय 2। तब तब जब पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा तब इंटरफेरेंस कौन सा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है क्या, बात पल्ले पड़ रही क्या, क्योंकि तब भी क्रिस के ऊपर क्रिस ट्रफ के ऊपर ट्रफ। अच्छा मुझे बताओ पार्ट डिफरेंस तो समझ में आया सर, फेज डिफरेंस, फेज फेज डिफरेंस किसके भाषा में होता है पाई के। तो जब दोनों वेव साथ में निकले तो फेज डिफरेंस जीरो, तो जब फेज डिफरेंस जीरो होगा तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा एक वेव एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब जब जब फेज डिफरेंस क्या होगा 2n इंटू पाई होगा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तब तब आपको मिलने वाला इंटरफेरेंस क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सोचना तू जीरो होते तब भी कंस्ट्रक्ट किसके ऊपर, 2 पाई का मतलब क्या एक वेव पीछे, 4 पाई मतलब 2 वेव पीछे, तब भी किसके ऊपर क्रिस्ट आएगा, मतलब जब फेज डिफरेंस कितना होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और हेलो ठीक, तो ये कंडीशन हुई हमारी कंस्ट्रक्टिव की, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताइए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तब क्रिस्ट के ऊपर क्या आता है क्रिस्ट, ट्रफ के ऊपर क्या आता है ट्रफ, और इसी कंडीशन को वेव के क्या बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहां पे ये जो आप देख रहे हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने लिखा हुआ है व्हेन टू साउंड वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे जब दो वेव पहुंचेगी और वो कैसी होंगी इन फेज, इन फेज मतलब वही क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ। देखो पढ़ो व्हेन टू साउंड वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली आर इन फेज दैट इज compression of one wave coincide with compression of other, rare fraction of one wave coincide with the rare fraction of other, then the resultant intensity of sound is maximum, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी वेव की, हम पढ़ेंगे आगे उसको, ठीक है। सो at that point and this effect is called as constructive interference। मैं बार बार क्रिस्ट पे क्रिस्ट ट्रप पे ट्रप बोल रहा था, लेकिन जब बात साउंड वेव की होती है तो कॉम्प्रेशन पे कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन पे रेयर फ्रैक्शन बोलना पड़ेगा, क्योंकि साउंड वेव तो अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन होती है, समझ रहे हो। और कंडीशन कंडीशन क्या पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड सो ऑन, दैट मींस path difference should be equals to 2n into lambda by 2, that is even multiple of lambda by 2। path difference बोल, path difference बोल, path difference होगा it is equals to 0 तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है 4 पाई 6 पाई, फेज डिफरेंस सांगा टॉइस n इंटू पाय, nच्या किमती त्याच 0 1 2 3 and so on, 0 1 2 3 and so on। दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चल बात पे डिस्ट्रक्टिव करते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ही वेव है पहिली वेव पोहोचू राहिली, ठीक है, आणि आता दूसरी वेव, तो जब ये यहां से निकली इसका क्या पहुंच रहा है क्रिस्ट, तो दूसरी का क्या पहुंचना चाहिए ट्रफ, तो इसका मतलब ये वेव यहां से निकलनी चाहिए,
समझ रहे हो क्या? इसका क्रिस्ट पहुंचेगा तो इसका क्या पहुंच रहा है? देखो, क्रिस्ट के नीचे ट्रफ, ट्रफ के नीचे क्रिस्ट, क्रिस्ट के नीचे ट्रफ, ट्रफ के नीचे क्रिस्ट, क्रिस्ट के नीचे झाले झाले झाले. ठीक आहे. आता बा ही वेव निघली, पण हे पहिले हे निघली, समजा एक नंबरला हे मानू आपण. हिनं एक क्रिस्ट कव्हर केल्यानंतर म्हणजे किती अंतर चालली? लॅम्बडा बाय 2. त्याच्यानंतर हे निघाली, तर दोघीचा पाथ डिफरन्स किती आहे? लॅम्बडा बाय 2. तर जेव्हा जेव्हा पाथ डिफरन्स किती असणार रे बाळा? लॅम्बडा, शंभळा नाही, लैम्बडा बाय 2. तेव्हा तेव्हा इंटरफेरेंस कसा असेल? क्रिस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रिस्ट, डिस्ट्रक्टिव होगा. ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कम होगा. अच्छा, ये वेव और पहले निकलती तो पार्ट डिफरेंस कितना होता? लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2. तो इधर होगा 3 लैम्बडा बाय 2. बोल बोल. 5 लैम्बडा, बोल बोल. 7 लैम्बडा बाय 2. म्हणजे मी असं म्हणतो ना कसं. दैट इज पार्ट डिफरेंस इज टॉइसियन. या तो +1 ले सकते हो या फिर -1 भी चल जाएगा. तो अगर टॉइसियन +1 लिया, टॉइसियन +1 लैम्बडा बाय 2, तो एन की वैल्यू पुट करो 0, तो क्या आएगा? लैम्बडा बाय 2. एन की वैल्यू पुट करो 1, 3 लैम्बडा बाय 2. आ गया ध्यान में? तो ये 2n + 1 की जगह पर हमेशा क्या आ रहा है अब? ऑड, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2. तो जब जब पाथ डिफरेंस दैट इज टॉइसियन +1 लैम्बडा बाय 2 होगा तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा? डिस्ट्रक्टिव. अच्छा, फेज के भाषा में बात करो, फेज तो सीधा टॉइसियन +1 टाइम्स ऑफ पाई. क्योंकि आप देखो 1 पाई पहले केस में, फिर 3 पाई, 5 पाई. समझ रहे हो? तो ये हो गई कंडीशन हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. पढ़ो डेफिनेशन. व्हेन टू साउंड वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट आर आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज मतलब उनका फेज ये होना चाहिए, ऐसे ऑड होना चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉम्प्रेशन ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ rarefaction of other, or rarefaction of one wave coincide with compression of other, then the resultant intensity is minimum at that point, and this effect is called as destructive interference. उम्मीद है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस आपको समझ में आ गई है. अब हम रिजल्टेंट वेव के बारे में सोचते हैं. दो वेव आई, एक ही पॉइंट पे मिली, एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा ना दोनों का सुपरपोजिशन होके, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो मान लो हमारे पास दो वेव है. पहली वेव है y1 = a1 sin ωt - kx, जो किसी पार्टिकल पे पहुंची. दूसरी वेव है y2 = a2 sin ωt - kx प्लस फाई. लेकिन इसमें और उसमें फेज का कुछ तो डिफरेंस होगा, है मान लो फेज डिफरेंस, सेम फेज में नहीं पहुंच रही है. ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर y1 + वेक्टर y2. अब इन दोनों को सॉल्व करते करते हमने वेक्टर नाम के एक चैप्टर में बहुत बड़ा डेरिवेशन लिया था, जिसमें हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, याद है क्या आपको? रिजल्टेंट निकला था दो वेक्टर को ऐड करने के बाद. उसका फॉर्मूला, उसका मैग्नीट्यूड था दैट r = यहां पे आप r भी लिख सकते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, √(a1² + a2² प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई. इन दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस. समझ रहे हो क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी आईएमपी, जो अभी हमको काम में आने वाला है. और साथ ही साथ में ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसका जो डायरेक्शन अगर निकालने का जरूरत पड़ा तो वो कैसे निकाल सकते हो? tan थीटा = a2 sin पाई अपॉन a1 + a2 cos पाई. एग्जांपल के लिए समझते हैं. ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. तो हमने क्या किया, पहली वेव में ωt - kx ये जो फेज है ये x एक्सिस पे प्लॉट किया. तो हमारे पास जो a1 एम्पलीट्यूड आया वो ये आया यहां तक, येलो वाला. ठीक है, अब जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव कौन सी है? साइन वाली. और इसका फेस कितना ज्यादा है? फाई से ज्यादा है. तो फाई से ज्यादा है तो एंगल बढ़ाना पड़ेगा. तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये आपके पास रहेगा, ये एम्पलीट्यूड रहेगा तुम्हारे पास a2. तो दोनों के बीच में का फेस कितना है तुम्हारे पास? फाई. इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा. लेट्स से दैट रिजल्टेंट इज दिस, ये. और इसको हम r से डिनोट करेंगे. a1 a2 इन दो एम्पलीट्यूड का ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है. ये क्या है? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड आपने अभी अभी निकाला. क्या है? √a1² + a2² प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई.
फाई इन दोनों के बीच में का एंगल। लेकिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन भी तो होगी, ये डायरेक्शन के लिए अल्फा या फिर सिंबल क्या लेंगे थीटा। ये कहां पे होगा, वो मिलता है हमको tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। आगे बढ़ते हैं कहानी में और समझते हैं इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इस चैप्टर से भी ज्यादा एक काम में आएगा आपको ऑप्टिक्स में, लाइट में, क्योंकि वो भी वेव की स्टोरी है सारी। ठीक है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होता है, देखो कोई भी वेव तुम्हारे पास है तो अभी अभी तुमने एक फॉर्मूला दिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई। अभी अभी तो दिया था, मैं थोड़ा सा पहले ऊपर लिख लेता हूं। मान लो आपके पास एक वेव है जो जा रही है और उस वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, तो उस वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a1, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी i1, तो i1 क्या होता है, i1 इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। छोटा एम्पलीट्यूड है तो एनर्जी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी। बड़ा एम्पलीट्यूड तो एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो इंटेंसिटी ज्यादा। अच्छा दूसरी वेव है, उसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो i2 क्या होगा, a2 स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब दोनों वेव को मिक्स किया तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिला है मुझे, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई। तो ये R क्या है, व्हाट इज R, R इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कभी कभार कैपिटल ए भी यूज किया जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या मानूंगा मैं, IR, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, R का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब अगर मान लो मैं पहले इसके अलग अलग केसेस बनाता हूं पहले शुरू में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो दो वेव्स के बीच में का फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस क्या है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 फेज 0 है। दो वेव एक पॉइंट पे पहुंची, फेज डिफरेंस 0, तो क्या होगा, cos 0 1। अब cos 0 1 है तो ये रूट में क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, इट इज इन ब्रैकेट a1 प्लस a2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो तुम्हें इस केस में R कितना मिलेगा, a1 प्लस a2। और मैं क्या बका था पहले, मैं क्या बोला था कि अगर दोनों सेम फेज में पहुंचेंगे, ये इसको भी ऊपर जाना है उसको भी ऊपर जाना है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड की सीधी एडिशन कर लो। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला। अगर केस नंबर चेंज करते हैं, मान लो फेज डिफरेंस दोनों आउट ऑफ फेज है, पाई ले लिया, पाई एक को जाना है ऊपर, दूसरे को रिवर्स डायरेक्शन में जाना है मीन पोजीशन से, तो R क्या बन जाएगा, फाई हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 a1 a2, ये हो जाएगा a1 माइनस a2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, रूट में है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो R बन जाएगा a1 माइनस a2। यहां पे अज्यूम्ड है कि a1 बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो ले लेंगे पहले। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारे पास हो गया R। अगर मैं तीसरी केस भी ले लूं, कोई भी एंगल ले लो आप, π/2 ले लेते हैं। अगर 90 ले cos 90 0, 0 टोटल टर्म 0, तो मेरे पास फाई अगर मैं 90 ले लू तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। साथ ही साथ में और एक कंडीशन, कभी कभार क्या होता है ना बच्चों, वो क्वेश्चन में बोल देता है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड a1 a2 सेम है, a के बराबर है, तो तेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है, ये बन जाएगा R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई। राइट, यहां से तू क्या करेगा, ये जो 2a स्क्वायर है इसको कॉमन निकालेगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ फाई। अब ये 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर नहीं होगा, 2a स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर 1 प्लस cos ऑफ फाई। अब ये रूट में ही 2a स्क्वायर होगा 1 प्लस cos फाई का फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2। अब 2 2 जा 4, अंदर a स्क्वायर cos स्क्वायर, तो सारे स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे, 4 का 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 2a cos फाई बाय 2। ये भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक जनरल फॉर्मूला बनता है हमारे पास, कब, जब एम्पलीट्यूड दोनों का क्या हो सेम। लेकिन ये तो बात हुई सारी a1 a2 और R की, हम पढ़ना चाहते हैं रिलेशंस एम्पलीट्यूड के इंटेंसिटी के साथ, यानी मैं इस R के फॉर्मूला को I के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते कहानी I वाली, इसको रिप्लेस करते, चल R को हटा, R को हटा,
तो आर को हटा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा ऐसे पहले, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 झोपुना का कॉस ऑफ फाइव। आर स्क्वायर को क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज IR इज इक्वल्स टू बोल I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस ऑफ फाइव। क्योंकि अगर मेरे पास I1 की वैल्यू A1 स्क्वायर है तो मैं यहां से A1 की वैल्यू को अंडर रूट ऑफ I1 लिख सकता हूं ना, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो वैसे मैंने उधर किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये IR का एक फॉर्मूला है रिजल्ट इंटेंसिटी का। ठीक, अगर इफ इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी I2 के बराबर है, यानी कि दोनों की इंटेंसिटी I0 मान लेते हैं, तो IR क्या हो जाएगा, इट विल बी I0 प्लस I0 2I0, I0 इंटू I0 रूट में, I0 का स्क्वायर रूट में तो I0, तो इट इज 2I0 कॉस ऑफ फाइव। 2I0 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव, तो 2I0 1 प्लस कॉस फाइव को 2 कॉस स्क्वायर 5/2, 2 2 जार कितना होगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा IR, क्या आएगा इधर IR। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला ए भी है। अब तू सोच कि दोनों इंटेंसिटी अगर सेम है और दोनों वे अगर सेम फेज में मिल रहे हैं, यानी फाइव 0 है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो उस इंस्टेंट पे इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितनी होगी 4 गुना होगी। पहले वेव जब अकेली आई थी तो इंटेंसिटी कितनी थी I0, म्हणजे एक पॉइंट आहे मीडियम मधला, तिथं एक वेव आली, साऊंड वेव आली त्या पॉइंटवर, समजा भिंतीवर एखादा पॉइंट आहे, तिथं एक आवाज पोहोचू राहिला, त्याच्या आवाजाची इंटेंसिटी I0 आहे। दुसरा आवाज जेव्हा एकटा आला त्याची इंटेंसिटी तिथं I0 आहे, पण दोन्ही जर सोबत गेले आणि एका फेज मध्ये भेटले तर तिथची रिजल्ट इंटेंसिटी 4 टाइम्स ऑफ I0 होती, 4 गुना बढ़ जाती है, ये बताता है यहां पे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 4I0, डिस्ट्रक्टिव होगा तो 0, क्योंकि इस क्रिस्ट को तो तरफ खा लेंगे। तो ये कहानी हुई, ये रिलेशंस इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के हमारे बहुत काम में आने वाले है इस चैप्टर में, ये इससे भी ऑप्टिक्स में ज्यादा काम में आएंगे। ये एक दो क्वेश्चन है, फटाफट बना लेते हैं और फिर खत्म करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन, टू वेव्स y1 is equals to a sin omega t minus kx and y2 is equals to this are superposed with each other, then find the equation of resultant wave. Resultant wave चं इक्वेशन पाहिजे। Resultant wave म्हणजे y resultant, y and is equals to r sin omega t, ये जो थीटा है वो तो फिक्स रहेगा, दैट इज ओमेगा टी माइनस kx, और क्या होगा यहां पे, दिस इज व्हाट, ये थीटा, ये रिजल्टेंट फेज था। अरे नाही समजलं तुम्हाला, हे रिजल्टंट वेव्हचं इक्वेशन आहे, रिजल्टंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टंट एम्पलीट्यूड आणि रिजल्टंट फेज। जो इकडला है हा तो कॉमनच रहेगा दोनों वेव्हचा जो है, तो क्योंकि दोनों का सेम ही है, वो ही रहेगा, बस वो थीटा आएगा उसमें एक्स्ट्रा। तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। तो हमारे पास पहले का एम्पलीट्यूड कितना है a, दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है a, ठीक है, साइन साइन ही है, और यहां पे फाई कितना है हमारे पास में π/3। तो बताओ r कैसे आएगा, R इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट जब एम्पलीट्यूड सेम होता है तब का फॉर्मूला पता है आपको, एम्पलीट्यूड सेम होता है तब का फॉर्मूला बताया हुआ है, कितना है एम्पलीट्यूड सेम वाला 2a cos π/2। डायरेक्ट जर हा आठवला तर फारच चांगलं, नाही तर हा जनरल, यात 5 पुट करा π/3, a1 ले a पुट करा, a2 ले a पुट करा, मग पूर्ण हे सॉल्व करत जा। डायरेक्ट आठवलं फारच चांगलं, तर रिझल्ट जेव्हा एम्पलीट्यूड सेम असते तेव्हा आर चा फॉर्मूला काय 2a cos π/2, तो मैं वही यूज करूंगा ना, क्योंकि मेरे को पता चल गया ना एम्पलीट्यूड सेम है, तो यहां पे आएगा 2a cos π/2, तो 2a cos फाइ कितना है π/3, तो π/3 डिवाइड बाय 2 π/6, तो यहां पे आएगा cos π/6, तो ये हो जाएगा 2a cos π/6 √3/2, तो यहां पे आएगा √3/2, तो ये होगा √3 टाइम्स ऑफ a, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा √3 टाइम्स ऑफ a। अब बात करते हैं, हमको निकालना है थीटा, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तू सोच, तूने इसको लिया पहले ओमेगा टी माइनस kx, तो x एक्सिस पे कहता है, इसका एम्पलीट्यूड कितना a, अच्छा ये कितना है π/3 से ऊपर है, π/3 से ऊपर, ये भी क्या है तेरा a, तुला नाही समजलं, हा a1 तू या a आहे, हा a2 तू या a आहे, आणि दोघांमधला फेज किती आहे π/3। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, दोनों सेम है तो बीच में आएगा ना, तो रिजल्टेंट अगर बीच में आएगा तो एंगल कितना होगा π/6, तो π/6 थीटा की तो वैल्यू है, तो यहां पे आएंगे पाई की, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/6। तुला नाही समजलं मी काय म्हटलं, तर समजलं का, नाही तर मग तो फॉर्म्युला आहेस,
कोणता A2 साइन फाय अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाय, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास। नहीं तो वो y बाय एक्स भी tan थीटा निकालना है तुम लोगों को, तो y बाय एक्स भी निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। तो ये पाई बाय 6, तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 6। खत्म। आ रहा ध्यान में? अगला क्वेश्चन ये, find the equation of resultant wave if all the below mentioned waves superpose at a point. 4 वेव दिलेले आहेत, 1 2 3 4, आणि या चारही वेव आल्या एकाच पॉइंटवर एकाच टाइमले भेटल्या, तर त्या पॉइंटचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट जे काय असेल त्याचं इक्वेशन पाहिजे, त्या वायचं रिझल्टंट वायचं इक्वेशन। तर काही प्रॉब्लेम नाही। पहिल्या वेवचा विचार करू। पहिल्या वेवमध्ये बघा साइन ओमेगा टी मायनस के एक्स। आता ओमेगा टी मायनस के एक्स पॉझिटिव्ह आहे, तर हा घेतला मी इकडे अलॉंग एक्स ऍक्सिस। किती अँप्लिट्यूड आहे 10, तर 10 घेतला इकडे प्लॉट करून, ठीक आहे। दुसरं काय आपल्याकडे कॉस 90 ना कॉस साइनले काय करते, लीड करते, पुढे जाते, क्योंकि इसको मैं क्या लिखूंगा y2 क्या लिखूंगा 8 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 ना प्लस 90। तो ये जो 8 आएगा ये पाई बाय 2 से आगे आएगा ना, अरे समझ रहे हो का। तो पॉजिटिव कॉस है म्हणजे वरती 8 घेतला मी, पॉजिटिव कॉस इज व्हाट विथ 90 वाला साइन है वो, तो ये आ गया इधर, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला 2 ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन में साइन पॉजिटिव इधर, तो साइन निगेटिव आएगा इधर, तो 7, और ये कॉस निगेटिव है तो नीचे आएगा 4। अब ये 8 में से 4 गए, कितने बचे 4, और ये 10 में से 7 गए, कितने बचे 3, तो ये हो गया तेरा A1, मतलब नेट A1 बोल रहा हूं, और ये हो गया तेरा A2, और दोनों के बीच में का ये हो गया तेरा R। तो ये 3 है, ये 4 है, तो R कितना आएगा 5। पाइथ्या कैसे भी निकालो, कैलकुलेट करके R का फॉर्मूला यूज करके निकालो, वही आने वाला है, कैसे भी करोगे तो वही आएगा। अच्छा, और थीटा कैसे मिलेगा, y बाय एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, तो क्या मिलेगा 4/3, तो थीटा भी मिल गया। कर पाओगे क्या? तो इस तरीके से क्वेश्चन है। कल के क्लास में ये होगा y रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू, यहां ए की वैल्यू पुट कर देना, थीटा आप tan 4/3 समथिंग कुछ तो भी आएगा, वो कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां पे ये कहानी खत्म होती है। आज के क्लास में जितना भी पढ़ाया कल प्लीज पढ़ के आओ, क्योंकि कल जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है बीट्स। क्या है? बीट्स। मैं खाली 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं अभी छुट्टियों के पहले, मतलब चैप्टर ही एंड करने वाला हूं। एक है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स और स्टेशनरी वेव, और दोनों के लिए 3-3 क्लास होंगे, 3 और 3 6 क्लासमध्ये चॅप्टर संपायला पाहिजे, त्यासाठी तुम्हाला रोज थोडंसं घरून वाचून यावं लागेल, ठीक आहे। चॅप्टरच्या लास्ट पार्टमध्ये उद्यापासून एंट्री करतोय आपण, ठीक चालतं, बाकी नंतर।